हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं या फिर आपका यूपीएससी में ऑप्शनल मैथ्स पेपर है या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उसमें भी आपका ऑप्शनल पेपर मैथ्स है या नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज के इस क्लास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग स्टार्ट करा है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, इस एक्सरसाइज को समझने का कोशिश करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। आपका नोट्स भी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये क्लासेस कर रहे हो और ये क्लासेस करते हुए एक बार दो बार देख लिए तो आपके पास वो नोट्स रहना, तो वो लाइफ टाइम के लिए रहना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए कि हमारे पास नोट्स है। ठीक है, वीडियो तो कोई भी देख लेता है, आप नोट्स बनाएंगे साथ में। हो सकता है कि अभी हम क्लास लिए फिर स्क्रीनशॉट लिए और उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप लिख लेना अपना नोट्स कॉपी में। यहां पे क्या कहता है इंट्रोडक्शन में, equation of first order but not first degree. In this chapter we shall consider the differential equation which are first order but not first degree. This equation do not contain differential coefficient higher than dy by dx. इससे बड़ा डिफरेंशियल this equation do not contains differential coefficient higher than dy by dx. इससे बड़ा आपको dy by dx का टर्म नहीं दिखेगा। कहता है in this chapter we shall consider differential equation which are of the first order but not first degree. This equation do not contains the differential coefficient higher than dy by dx. इससे बड़ा नहीं होगा, हमेशा यही रहेगा, dy by dx ही रहेगा। If we denote dy by dx is equal to p. हम लोग क्या डिनोट करेंगे? dy by dx को p. Then the most general form of the first order differential equation of nth degree is इतना। यहां पे लिखा हुआ है p रेज टू द पावर n, फिर यहां पे है a1 p रेज टू द पावर n माइनस 1 स्मॉल p ना, फिर हमारे पास क्या है a2 p रेज टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। यहां पे क्या है an p रेज टू द पावर 0, ऐसा कुछ होगा। और p का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि p का मतलब होगा dy by dx। p का मतलब क्या होगा सर? dy by dx रेज टू द पावर n। यहां पे क्या हुआ सर? a1, और आप इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy by dx टू द पावर n माइनस 1। यानी कि यहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर है और यहां पे भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि जितने भी टर्म्स होंगे वहां पे सारे फर्स्ट ऑर्डर वाले ही टर्म्स होंगे। कहता है p रेज टू द पावर n प्लस a1 p रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 p रेज टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0, वेयर a0 a1 a2 an आर फंक्शन ऑफ x। ये क्या है? फंक्शन ऑफ x एंड y। ये हमारा फंक्शन ऑफ x एंड y होगा। ये हमारा क्या होगा? फंक्शन ऑफ x एंड y। इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p।
ठीक है, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर y, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर x, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p, यहाँ पे कहता है सपोज द इक्वेशन इतना, ये हमारा इक्वेशन है, कैन बी पुट इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म, यानी कि p का पावर n है तो कितना बार फैक्टर होगा, 1 2 3 4 n टाइम्स होगा। कैसे सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करें, क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करें, तो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 अगर 3 से मल्टीप्लाई कराना तो 3 होगा। 3 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 को हम लोग 3 1 जा 3 लिख सकते हैं। ये मिडिल टर्म को 2 टर्म में लिखना है जिसका मल्टीपल 3 होना चाहिए और सम करने के बाद -4 होना चाहिए। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0? यस सर। सर यहाँ से x कॉमन आएगा तो ये x माइनस 3 होगा, -1 कॉमन आएगा तो ये x माइनस 3 होगा इज इक्वल टू 0। क्या x माइनस 3 कॉमन आ रहा है? यस सर, x माइनस 3 कॉमन आ गया। जैसे ही x माइनस 3 कॉमन निकाले तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 फैक्टर बना, तो अगर ये nth डिग्री है तो कितना फैक्टर बनेगा, nth फैक्टर बनेगा। यहाँ पे p1 आएगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x कॉमा y होगा, यहाँ पे p, यहाँ पे f2 होगा, यहाँ पे p, यहाँ पे fn होगा। क्या होगा, fn। और ये सारे टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर, 0 के बराबर। तो कहता है टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 विच गिव्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अब यहाँ पे ये फैक्टर और ये फैक्टर है और ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये फैक्टराइजेशन करने के बाद ये जो टर्म आया है ये दोनों टर्म को आपको 0 के बराबर करना होगा इक्वेट। तो सर इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं और इसको भी 0 के बराबर करेंगे। सर ये पूरे टर्म को 0 के बराबर किया और इस पूरे टर्म को 0 के बराबर किए, तो यहां से सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे n फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स हैं, तो एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, ये फैक्टर हुआ और ये लीनियर फैक्टर है। क्या है, लीनियर फैक्टर है। और इक्विवेलेंटली यहाँ पे p की जगह पे dy बाई dx लिख सकते हैं और कहता है विच गिव्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो क्या दे देगा आपको, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड क्लास 12 में आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे वही चीज आएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू इतना, dy बाई dx इज इक्वल टू इतना एंड dy बाई dx इज इक्वल टू इतना। कहता है लेट देयर सॉल्यूशन बी f1 इज इक्वल टू इतना, f2 इतना, f3 इज इक्वल टू इतना। जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो मेरा एक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे c1 है, यहाँ पे कांस्टेंट c2 है, फंक्शन में x होगा, y होगा, c1 होगा, फंक्शन में x होगा, y होगा, c2 होगा, दूसरे के लिए सेकंड कांस्टेंट, थर्ड के लिए थर्ड कांस्टेंट और nth कांस्टेंट इस टाइप का आएगा, जिसमें लिखा हुआ है वेयर c1 c2 cn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। Then the most general solution of the original differential equation is, अब हमारे पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आप फैक्टर निकाले और फैक्टर निकालने के बाद सारे फैक्टर को इक्वेट कर दिए 0 के बराबर, सारे फैक्टर को इक्वेट किए 0 के बराबर और क्लास 12 के लेवल से आप इसको डिफरेंशिएट किए, नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए, या तो आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व किए या लीनियर से सॉल्व किए या होमोजीनियस से सॉल्व किए। ठीक है, फिर देखें कि ये फंक्शन का जो सॉल्यूशन है c1 यहाँ पे है, यहाँ पे c2 है, यहाँ पे c3 है और यहाँ पे cn है। तो कहता है देन द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहला जो सॉल्यूशन है, दूसरा जो सॉल्यूशन है, तीसरा जो सॉल्यूशन है और nth सॉल्यूशन है, ये सारे सॉल्यूशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सारे सॉल्यूशन को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और इज इक्वल टू क्या लिख देना है, तो सर इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो यहां पे कहता है since the given equation is of the first order,
since the given equation is of the first order, the general solution cannot have more than one arbitrary constant. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिर्फ एक होना चाहिए. यहां पे क्या कहता है, since the given equation is of the first order, the general solution cannot have more than one arbitrary constant. एक से अधिक आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा. जब हम आने वाला क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक समझाने का कोशिश करेंगे तो वहां पे भी इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, घबराना नहीं आप. ठीक है. फिर कहता है hence there is no loss of जो जनरल फॉर्म होगा उसको कोई लॉस नहीं होगा if we take C1 C2 C3, C1 C2 के बराबर है और C2 C3 के बराबर है और Cn के बराबर है, और ये सारे टर्म को आप क्या लिख लोगे, C लिख लोगे. क्या लिखेंगे सर, C. Thus the general solution of the given equation can be written as, पहला फैक्टर का सॉल्यूशन यहां है और यहां पे C लिख दिए. सेकेंड फैक्टर का सॉल्यूशन यहां पे है और यहां पे C लिख दिए. थर्ड का nth का यहां पे है और यहां पे C लिख दिए, इज इक्वल टू कितना, 0. मतलब क्या कहना चाहता है सर, ये अभी हम लोग समझे हैं, अब थोड़ा थोड़ा और समझेंगे. इसका वर्किंग रूल क्या है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन सॉल्युबल फॉर P देख रहे हैं तो dy by dx की जगह पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे. ठीक है. dy by dx की जगह पे क्या लिखेंगे, P इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां पे भी dy by dx होगा उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे. Make the right hand side 0 and factorize the left hand side into linear factor of P. आपको ये कोशिश करना है कि राइट साइड में क्या हो जाए, 0 हो जाए, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टराइज करना होगा. लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा और P का लीनियर फैक्टर निकालना होगा. P का लीनियर फैक्टर मतलब पावर 1 लाना होगा. सबसे पहले dy by dx की जगह पे P लिखेंगे. Make the right hand side 0 and factorize the left hand side to linear factor of P. फिर कहता है इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर टू 0. सारे लीनियर फैक्टर को कितने के बराबर करना है, 0 के बराबर. एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और क्या फाइंड करना है, उसके सॉल्यूशन को. टेकिंग द सेम कांस्टेंट C इन ऑल सॉल्यूशन. ठीक है, सारे सॉल्यूशन में आप कांस्टेंट C ही लेंगे क्योंकि ये लीनियर डिफरेंस. अच्छा, ऑर्डर इसका क्या है, dy by dx. तो इसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा, 1 होगा. अगर 2 रहता तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 होता, 3 होता तो 3 होता, C1 C2 C3. ये आने वाले क्लासेस में आप लोग को समझाया जाएगा. ठीक है सर. पहले dy by dx की जगह पे P रखेंगे, फिर राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स को लेकर के आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म को लेकर के आएंगे और राइट साइड में 0 रखेंगे. फिर इक्वेट करेंगे ईच लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे. जितना भी फैक्टर होगा उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे और फाइंड करेंगे उसका सॉल्यूशन टेकिंग द सेम कांस्टेंट C इन ऑल सॉल्यूशन. फिर कहता है मल्टीप्लाई ऑल द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3. मल्टीप्लाई ऑल द सॉल्यूशन, यहां पे जितना भी सॉल्यूशन आया है वो सारे सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा. जो जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका वो रिजल्ट हो जाएगा. ठीक है सर, कुछ एग्जांपल्स बतलाओ. देखना सर, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना माइनस इतना 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 जो भी है. सर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, सर यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर है, डिग्री इसका फर्स्ट नहीं है सर. ऑर्डर तो 1 है लेकिन यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन डिग्री इसका 1 है. हाँ, क्या है हेडिंग हम लोग का, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री. इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री. सर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो कहता है द गिवन इक्वेशन इज इतना.
तो सर गिवन इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर कहता है पुटिंग dy बाई डी एक्स जहां पे है वहां पे p रख दो। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग p रखेंगे। चलिए ये p स्क्वायर रखा, यहाँ पे 5 इंटू पी प्लस 6। अब ये सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हम लोग को आता है? सर फैक्टराइजेशन करना है सर, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आया 6, और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 0? यस सर। क्या हम यहां से p कॉमन निकाल सकते हैं? p माइनस 2 और यहां से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर p माइनस 2 कॉमन निकाल लो ना सर। तो जैसे ही p माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, p माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर? p माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा सर p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे p का पावर 1 है, यहाँ पे p का पावर 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का लीनियर फैक्टर निकल चुका है? सर ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। इसको भी 0 के इक्वेट करेंगे और इसको भी 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, यानी कि p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। सर p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जैसे ही लिखे ना, अब हम इस p के जगह पे dy बाई डी एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे? p के जगह पे dy बाई डी एक्स। जैसे ही p के जगह पे dy बाई डी एक्स रखा ना सर, तो क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पे dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 2। दिस implies that dy is equal to 2 into dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या है सर? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और क्लास 12 लेवल में हम लोग जानते हैं कि p की जगह पे dy बाई डी एक्स रखे, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल। सर dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? y, और 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? c, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो सर क्या यहां पे लिखेंगे y माइनस 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0? यस सर, ये लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है सर? हमारे पास p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप उम्मीद करेंगे कि ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार p माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार p माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा सर? हमारे पास p माइनस 3 यानी कि dy बाई डी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर में आएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? dy और यहाँ पे 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा, 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे और ये dy का इंटीग्रेशन y होगा, यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस सी। सर यहाँ से y माइनस 3x माइनस सी लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ये आपका एक रिजल्ट है, ये आपका एक रिजल्ट है। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? ये रिजल्ट को y माइनस 2x माइनस सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y माइनस 3x माइनस सी, और इक्वेट कितने के बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p कहलाया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपने से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे सॉल्व किए हैं संदीप सर। यहां पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या है सर? p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सर ये एक हमारा पास जो है फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। कैसा है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और क्वाड्रेटिक में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा।
सर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 है, तो 1 अगर 12 से मल्टीप्लाई करा ना तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि 4 3 12 हो जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं सर पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3p माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सर क्या यहां से हम कॉमन निकालेंगे p, तो p माइनस 4 हो जाएगा। यहां से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। p माइनस 4 कॉमन आ रहा है क्या? यस सर, p माइनस 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि p माइनस 4 इंटू p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर ये टर्म इंटू ये टर्म इज इक्वल टू 0 आया, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल में। तो सर यहाँ पे p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे क्लास 12 लेवल से। क्लास 12 में हम लोग जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है सर, यानी कि 4 इंटू डी एक्स और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और यहाँ पे प्लस c लिखेंगे। dy का इंटीग्रेशन y होगा, यहाँ पे 4, dx का x होगा प्लस c। पूरे टर्म को इधर लेकर के आओ सर, तो y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये एक रिजल्ट आया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सर, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सर, क्या हुआ p के जगह पे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। p के जगह पे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स और माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 होगा। यहाँ पे भी वेरिएबल सेपरेबल होगा सर, 3 इंटू डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स। सर वेरिएबल सेपरेबल और dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, यहाँ पे 3 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c। पूरे टर्म को इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या होगा y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू कितना 0। ये एक रिजल्ट हुआ सर, ये एक रिजल्ट हुआ। अब ये दोनों ही रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। तो y माइनस 4x माइनस c इंटू वाई माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो था वो भी आप लोग को समझ में आया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री क्या है हायर देन 1। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका एक मेथड अभी चल रहा है, फिर इसका अनदर मेथड भी आएगा, फिर एक और मेथड आएगा, फिर एक और मेथड आएगा, 3-4 मेथड होगा। तो यहां पे क्या कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे p का स्क्वायर है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि सर p का मतलब होता है dy बाई डी एक्स और उसका स्क्वायर है सर, यानी कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो सर यहाँ पे x इंटू कितना लिखा हुआ है p स्क्वायर, x इंटू कितना लिखा हुआ है p स्क्वायर माइनस y माइनस x इंटू p, y माइनस x इंटू p माइनस y इज इक्वल टू कितना 0। सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाए? तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे x इंटू पी स्क्वायर, फिर ये इधर से मल्टीप्लाई करा तो y इंटू पी, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सर ये दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है सर p कॉमन आ रहा है, ठीक है सर। p अगर हम कॉमन निकाल लेते तो यहाँ पे क्या बचता है xp माइनस वाई। यहां से कॉमन क्या आ रहा है सर कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन निकाल लेते तो xp माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 0। क्या ये टर्म कॉमन आ रहा है सर? यस, अगर ये टर्म कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे p प्लस 1 इंटू एक्स इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सर क्या ये p का लीनियर फॉर्म है? यस सर। क्या यहाँ पे p का लीनियर फॉर्म है? यस सर। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग लीनियर में कन्वर्ट कर दिया और इसका फैक्टर में 2 टर्म है तो इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे p का मतलब क्या होगा सर dy बाई डी एक्स, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्लास 12 लेवल से, प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1।
तो सर ये क्या होगा, dy, और यहाँ पे आप लिखेंगे -1 इंटू डी से। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dy का इंटीग्रेशन y होगा, माइनस dx का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस c हो जाएगा। पूरे टर्म को इधर लेकर के आएंगे तो y प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा सर। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म है, और ये टर्म के लिए क्या करेंगे, एक्स पी माइनस वाई है, यानी कि ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, y। क्या हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स लिखेंगे सर। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। वेरिएबल सेपरेबल हुआ सर, और वेरिएबल सेपरेबल में इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log y, इसका होगा log x, और यहां पे आप log c लिखेंगे। क्या लिखेंगे, log c। यहां पे क्या हो जाएगा सर, log y, यहां पे log x इंटू c। हम लोग जानते हैं कि log m प्लस log n रहे तो log m प्लस log n आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब यहां से log और log कैंसिल हो जाएगा, यहां से log log कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो क्या हम लिख सकते हैं, y बाई एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि y बाई एक्स माइनस सी इज इक्वल टू कितना, 0। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास ये है और एक रिजल्ट हमारे पास ये है। अब ये दोनों ही रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। Hence the most general solution is इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 0। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग सीखेंगे इस क्लास में, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कलेक्शन लेकर के आएंगे। इसका जब तक कलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट ना करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, यस सर, लेकिन क्या ये डिग्री फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, और ये टाइप का क्लासेस आपका ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिखोगे पी स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या लिखे, एक्स स्क्वायर, और डीवाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखे, पी। यहाँ पे क्या होगा सर, एक्स इंटू वाई इंटू पी, और वो क्या है सर, -6y स्क्वायर। पुटिंग dy by dx इज इक्वल टू p, आप dy by dx की जगह पे क्या रखेंगे, p रखेंगे, और उसके बाद इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग का क्लास ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा देर। तो अगर हम इस पूरे टर्म को रखें और इज इक्वल टू क्या लिखे, 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है p में, p में भी है, और y में भी क्वाड्रेटिक है, और x में भी क्वाड्रेटिक है। भाई साहब इतने सारे में क्वाड्रेटिक है। ये 1 है और ये 6 है, तो 1 और 6 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ पे वाई स्क्वायर भी है, तो -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तुमको भी रखेंगे हम। और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 2 3 जा 6 हुआ। कितना हुआ, 2 3 जा 6। हमको पॉजिटिव लाना है सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर 3xyp में -2xyp करेंगे। और पहले से क्या है सर, -6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यहां से एक्स पी कॉमन आ रहा है सर? यस सर, यहां से x और p कॉमन आ रहा है। जैसे ही एक्स पी कॉमन आया तो यहाँ पे x बचेगा, p बचेगा। यहां से x और p कॉमन आया तो 3y बचेगा। सर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर? तो -2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, xp, और यहाँ पे +3y बचेगा सर, इज इक्वल टू 0। क्या ये दो टर्म कॉमन आ रहा है? यस सर, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे xp + 3y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, xp - 2y इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे p का पावर 1 है?
यस सर। क्या यहाँ पे p का पावर 1 है? यस सर, ये p का पावर 1 है। इतना आ गया। अब हम इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करेंगे इक्वेट, और उसको सॉल्व करेंगे क्लास 12 लेवल का मैथ से। इसको भी सॉल्व करेंगे और क्लास 12 के लेवल का मैथ से सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स पी प्लस 3y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि x तो होगा, लेकिन p की जगह पे क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। सर यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखे प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3y। लिख दो ना सर। तो यहाँ पे क्या होगा सर? x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई माइनस 3 इंटू वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। बस 5 मिनट और क्लास लेंगे। यहाँ पे dy डिवाइडेड बाई y, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस 3 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे सर। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो क्या आएगा रिजल्ट? तो सर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dy का क्या होगा? dy बाई y का log y। इसका इंटीग्रेशन log y हुआ। यहाँ पे क्या है सर? माइनस 3, और इसका होगा log mod ऑफ x। लास्ट में आपको लिखना होगा सर log c, क्योंकि रिजल्ट सब में log दिख रहा है, तो आप log लिखेंगे c में। ये पावर में चला जाएगा, यानी कि ये क्या लिखेंगे? log y। ऐसा लिखो ना सर, log c पहले लिख दो और फिर माइनस 3 log x लिख देना, ठीक है। फिर ऐसा लिख देना सर, यहाँ पे log y और यहाँ पे लिखना log c, पॉजिटिव था, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? log x का पावर कितना? 3। फिर ये क्या हो जाएगा सर? ये log y होगा, ये log y हुआ, और ये log m बाई n का फॉर्मूला c डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यहां से और यहां से log कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को इधर लेकर के आएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स क्यूब इंटू वाई और प्लस सी इधर आएगा, तो माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन आया। देखिए यहां पे है ना एक सॉल्यूशन। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है सर? तो सेकेंड पार्ट तो ये है ना, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब xp माइनस 2y को सॉल्व करेंगे। xp माइनस 2y को, किसको? xp माइनस 2y को। xp माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लिखा सर, मीन्स x इंटू p इज इक्वल टू 2y लिखा सर। p के जगह पे क्या लिखेंगे? तो p के जगह पे dy बाई डी एक्स लिखना होगा सर, और ये क्लास 12 लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल आ रहा है सर, कहीं कहीं पे होमोजीनियस आएगा, कहीं कहीं पे लीनियर आएगा, वो आएगा तो देखा जाएगा। dx को उधर लेके गए सर, x वाला टर्म x के साइड और y वाला टर्म y के साइड, यानी कि dy डिवाइडेड बाई y लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा? log y, ये क्या हो जाएगा? 2 log x, और यहां पे आप लिखोगे सर log c। यहां पे log है सर, यहां पे भी क्या है? log, यानी कि log x स्क्वायर, और ये क्या है सर? log c। log m प्लस log n कितने के बराबर हो जाएगा? यानी कि log y इज इक्वल टू log x स्क्वायर इंटू c। log log कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू c। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी इधर आएगा तो क्या होगा? y बाई एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू कितना? 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, y माइनस एक्स स्क्वायर सी। देखिए एक्स स्क्वायर y माइनस सी लिखा हुआ है। सिर्फ ये y को उधर लेकर के जाइए, चाहे इस ऐसे लिख लीजिए, y माइनस एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। तो सर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में p का जो क्वाड्रेटिक फॉर्म था उसको हम लोग फैक्टर किए, फैक्टराइजेशन किए, और फैक्टराइजेशन किए तो जितना भी फैक्टर्स बना वो सारे फैक्टर्स में लीनियर फॉर्म था। क्या था? लीनियर फॉर्म था। और जो भी लीनियर फॉर्म था उसको हम लोग इक्वेट किए 0 के बराबर, और इक्वेट करने के बाद क्लास 12 का
डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया और क्लास 12 लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व किए तो वहां से कुछ वैल्यू आया, वेरिएबल सेपरेबल। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लासेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और जो भी समझ में आया होगा वो कमेंट्स में जरूर लिख करके छोड़ देना, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको क्लासेस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।